मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मनुष्य जरायुज विविपैरस होते हैं, अर्थात इनमें भ्रूण का विकास मादा के गर्भाशय में होता है। मनुष्य एक लिंगी यूनिसेक्सुअल नर और मादा अलग अलग प्राणी हैं जो लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नर और मादा जनन अंग अलग अलग प्रकार के प्रदर्शित करते हैं, जैसे पुरुष में दाढ़ी मूछ आना, आवाज भारी होना, कंधे चौड़े होना और महिला में स्तन का विकसित होना, आवाज पतली होना, कूल्हे चौड़े होना। मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन से संबंधित सभी कामों में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। कार्य के आधार पर जनन अंगों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मानव में प्राथमिक लैंगिक अंग को जनद गोनड कहते हैं। इनमें युग्मकों का निर्माण एवं हार्मोन का स्राव होता है। नर में प्राथमिक जनन अंगों को वृषण में शुक्राणु तथा मादा में प्राथमिक जनन अंग को अंडाशय में अंडाणु कहते हैं। द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग, ये युग्मकों के परिपक्वन, पोषण तथा परिवहन में सहायक होते हैं, जैसे नर में शुक्रवाहिनियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न आदि तथा मादा में अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां आदि। नर जनन तंत्र की संरचना, वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन नली, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शिश्न तथा जनन ग्रंथियां नर जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। पहला, वृषण कोश स्क्रोटम। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर त्वचा का एक मोटा खोल होता है। यह उदर गुहा के साथ इंगुइनल नाल द्वारा जुड़ा रहता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। यह तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। वृषण कोश का निर्माण पश्च उदरावरण की भित्ति से होता है। वृषण कोश की भित्ति में निम्न 3 स्तर होते हैं। पहला, बाह्य रोम युक्त त्वचा। दूसरा, संयोजी उत्तक स्तर। तीसरा, मोटा अधस्त्वचीय स्तर। नोट: अगर कभी किसी कारणवश आंत का कोई अंग इंगुइनल नाल से होते हुए वृषण कोश में आ जाता है तो इस अवस्था को इंगुइनल हार्निया कहते हैं।
वृषण टेस्टिस। वृषण की संरचना अंडाकार होती है। इनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर एवं गुलाबी रंग के होते हैं। आमतौर पर बायां वृषण दाएं की तुलना में थोड़ा नीचे लटका हुआ होता है। ये शिशु अवस्था में उदर गुहा एवं वयस्क अवस्था में उदर गुहा से बाहर होता है। ए वृषण के बाह्य आवरण आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। वृषण एक मोटे त्रिस्तरीय वृषण संपुट टेस्टिकुलर कैप्सूल से ढका रहता है जिसे ट्यूनिका कहते हैं। ये 3 स्तर निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, यौनिक आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस। वृषण के अधूरे भाग में स्थित पतला आवरण श्वेत आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वृषण के पूरे भाग में स्थित संयोजी उत्तक का मोटा श्वेत आवरण संवहनी आवरण ट्यूनिका वैस्कुलोसा। यौनिक और श्वेत आवरण के मध्य देहगोही द्रव्य भरा भाग जो वृषण को बाहरी आघातों से बचाता है। बी वृषण पिंडक या वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्स। श्वेत संकुचक का संयोजी उत्तक वृषण के अंदर जाकर वृषण पट्टियां बनाता है जो लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक बनाती हैं। प्रत्येक खंड में 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को शुक्रजनन नलिकाएं सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। ये नलिकाएं जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से ढके हुए रहते हैं। जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं 2 प्रकार के होते हैं। शुक्राणु कोशिकाजन स्पर्मेटोगोनिया तथा सहायक कोशिका अवलंबन कोशिकाएं सपोर्टिंग सेल्स। अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली की कोशिकाएं शुक्राणु कोशिकाजन से नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं जबकि सहायक कोशिका शुक्राणु को बनने में पोषण प्रदान करते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंतराली कोशिकाएं या लिडिग की कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है। यह हार्मोन शुक्राणु जनन का नियंत्रण करता है। वृषण जालक रेट टेस्टिस। वृषण पिंडक में शुक्रजनन नलिका के जाल को वृषण जालक कहते हैं। शुक्रवाहिकाएं या अपवाहक नलिकाएं वासा इफ्रेंटिया वृषण जालक से 15 से 20 पतली संवलित नलिकाएं कॉन्वुलेटेड डक्टल्स निकलती हैं। इन्हें शुक्रवाहिकाएं या अपवाहक नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक शुक्रवाहिका वृषण की आंतरिक सतह पर पहुंचकर अधिवृषण नलिका में खुलती है। अधिवृषण इपिडिडाइमिस। शुक्रजनन नलिकाएं अंदर की ओर छोटी छोटी नलिकाओं का जाल बनाती हैं जिसे रेट टेस्टिस कहते हैं। ऐसे 10 से 20 नलिकाएं मिलकर शुक्र नलिकाएं वास इफ्रेंटिया बनाती हैं। ये नलिकाएं पुनः जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलित नली का निर्माण करती है जिसे अधिवृषण कहा जाता है। लगभग 6 मीटर लंबी यह कुंडलित
नली वृषण के अंदर किनारों पर स्थित होती है। इसका आकार यह घोड़े की नाल जैसा होता है। वृषण के अंदर शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसके निम्न 3 भाग होते हैं। ए शीर्ष भाग या कैपट एपिडिडाइमिस, बी अधिवृषण काय या कार्पस एपिडिडाइमिस, सी पश्च भाग या कौड़ा एपिडिडाइमिस। अधिवृषण के कार्य, फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। ए वृषणों से निकले शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करता है। बी शुक्राणुओं को अस्खलन से पूर्व संचित करके इन्हें पोषण प्रदान करता है। सी शुक्राणु शुक्रवाहिनी की ओर क्रमांकुंचन से इन्हीं नलिका में बढ़ते हैं। डी शुक्राणुओं का परिपक्वन इसी भाग में होता है। शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस अधिवृषण के पश्च भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह अधिवृषण के पीछे भाग से लगकर ऊपर की ओर बढ़ती हुई वंशण नाल इंग्विनल कैनाल से होती हुई श्रोणि गुहा में पहुंचती है। यहाँ यह मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से सम्मिलित होकर 2 सेंटीमीटर लंबी स्खलन नलिका इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है।